हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लेसन 2 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 टॉपिक आज मैं पढ़ाऊँगा। सबसे पहला टॉपिक है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और दूसरा टॉपिक है क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा टॉपिक है हिमांक का अवनमन, और लास्ट टॉपिक है परासरण एवं परासरण दाब। ठीक है, अभी बज रहा है सुबह के 4:30 और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शाम को कोचिंग पढ़ाने के बाद वापस आता हूँ तो बिल्कुल थक जाता हूँ, तो पढ़ाने का मन नहीं करता। 14 घंटे ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं तो काफ़ी थकावट हो जाती है, तो इस समय बहुत कम वीडियोस बना पाता हूँ। और दूसरी बात यह है कि काफ़ी अपना भी स्टडी वगैरह करना पड़ता है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपको सिलेबस पूरा कराया जाएगा। हालांकि सिलेबस पीछे चल रहा है, लेकिन अब मैं तेज़ी से काम करूँगा रोज़ाना। चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, बात को समझ लीजिए। यहाँ से न्यूमेरिकल आपके भर भर के आते हैं। ठीक है, यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पेपर में पूछता है। सेकेंड लेसन से न्यूमेरिकल ही पेपर में आते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनके न्यूमेरिकल्स पर हार्ड प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल के लिए हमें मालूम होना चाहिए इनका फार्मूला। तो इनका फार्मूला क्या होता है हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, तो अणुसंख्य गुणधर्म जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं: आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो सपोज करिए कि जैसे हमारे पास ये कोई शुद्ध जल भरा हुआ है। ठीक है, अब मान लेते हैं शुद्ध जल का जो वाष्प दाब है वो मान लेते हैं 300। सपोज दैट कि मान लो 373 है। मान लो शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना है, 373 केल्विन है। ठीक है, 373 बार ऐसे मानते हैं। ठीक है, तो नहीं 373 बार नहीं होता, 1 बार होता है। ठीक है, 1.013 बार। ओके, ये वाष्प दाब हो गया। किसका वाष्प दाब है ये है शुद्ध जल का वाष्प दाब। अब अगर मान लीजिए कि हम इसमें मिला देते हैं थोड़ा सा चीनी, थोड़ी सी चीनी मिला देते हैं। ठीक है, और चीनी मिलाने के बाद में हम इसे उबालते हैं, फिर ये नहीं उबलता। ठीक, ये नहीं उबलता है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि वाष्प दाब क्या है। ठीक है, तो ही समझ में आएगा। जब हम किसी पानी को उबालते हैं या किसी भी द्रव को उबालते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि नीचे से हम गर्म करते हैं तो नीचे के कणों को एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, नीचे के कणों को मिल जाती है एनर्जी, और ये एनर्जी लेकर के ऊपर की ओर भागने लगते हैं। जब ये ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊपर ठंडे वाले कण होते हैं जिनको कोई एनर्जी नहीं मिलती, तो ये ऊपर के कणों पर नीचे से प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, और इस प्रेशर को ही हम कहते हैं वाष्प दाब। आया समझ में। अब बात करेंगे वाष्प दाब में कभी कमी होती है, कभी क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम शुद्ध जल की बात करें, कोई भी शुद्ध विलायक होगा तो उसका जब हम वाष्प दाब निकालेंगे तो कुछ और आएगा। सपोज दैट इसका हमने भी निकाला था 1.013 बार। ठीक है, और जब हम इसमें चीनी मिला दिया उसके बाद इसको हम उबालेंगे तो सीधी सी बात है कि जो एनर्जी होगी नीचे से जब जलाओगे आग, एनर्जी जो होगी उस एनर्जी को अब चीनी के कण भी अवशोषित करेंगे। ठीक है, तो हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। चलो, पहली बात तो हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि ये जब कण हमारे जल के ऊपर की ओर ऊर्जा प्राप्त करके गति करेंगे तो जो हमारे चीनी के कण हैं वो इनको रोकने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से हमें अब अधिक ज़्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वाष्प दाब में वृद्धि हो जाती है, वाष्प दाब में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, जिसकी वजह से वाष्प दाब में क्या होती है, कमी, वाष्प दाब घट जाता है। ठीक है, यानी कि पहले यहाँ पर कोई इनको रोकने वाला नहीं था तो ये फटाफट गए, वाष्प दाब ज़्यादा लगाया। आई बात समझ में, ज़्यादा वाष्प दाब लग जाएगा क्योंकि यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। चीनी मिला दिया, कोई भी अवाष्पशील पदार्थ मिला देंगे, ठीक है, तो वो अब क्या करेगा, इनको रोकेगा, पानी के कणों को ऊपर जाने से रोकेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर लगने वाला वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो ये जो वाष्प दाब में कमी आती है इसको ही हम कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अवनमन माने होता है घटना। याद कीजिए, आप 10th में पढ़ते थे क्वथनांक का अवनमन, 10th में पढ़ते थे
अवनमन कोण और उन्नयन कोण। उन्नयन मतलब ऊंचे नयन यानी कि ऊपर की ओर देखते थे तो उन्नयन कोण बनता था, जब नीचे की ओर देखते थे तो अवनमन कोण बनता था। ठीक है। दूसरी बात, फर्स्ट लेसन में हमने आपको पढ़ाया था वो संकुलन क्षमता, तो वहाँ पर मैंने बताया था अवनमनों में, अवनमन मतलब होता है गर्त, गड्ढा। ठीक है, यानी नीचे की ओर। तो अवनमन मतलब नीचे की ओर जाना यानी घटना। तो जब वाष्प किसी भी विलयन के जब वाष्प दाब में कमी होती है तो उस कमी को हम कहते हैं आपेक्षिक अवनमन। ठीक है। तो सपोज दैट अब इसका मान लीजिए कि हो जाता है 1.012 बार। तो यहाँ पर हम देखेंगे कितने बार की कमी आई, तो हम देखेंगे कि 0.001 बार की जो कमी आई है, इस कमी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आया समझ में? चलिए ठीक है, आपको ये तो समझ में आएगा कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता क्या है। आपने ये जान लिया वाष्प दाब क्या होता है। अब हम आते हैं इसके फॉर्मूले पर कि आखिर इसका फॉर्मूला क्या होता है। हालांकि इसकी प्रूविंग भी है, लेकिन समय की कमी को देखते हुए प्रूविंग हम नहीं करा रहे हैं, और प्रूविंग पूछी भी नहीं जाती है, सिर्फ न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो P1 0 माइनस P1, इस इतने को हम कहते हैं आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, आपेक्षिक अवनमन। अगर कोई पूछे कि आपेक्षिक अवनमन को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो आपेक्षिक अवनमन को जो है इस वाले से प्रदर्शित करते हैं। आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है P1 0 माइनस P1 अपान P1 0। ठीक है। अब ये किसके बराबर होता है, ये W2 इंटू M1 अपान M2 इंटू W1 के बराबर होता है। ठीक है, W2 इंटू M1 अपान में M2 इंटू W1। अब यहाँ से देखेंगे कि कौन क्या। ठीक है, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमारा क्या कहलाता है, P10। P10 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। ठीक है, और जो P1 है वो क्या है, विलयन का वाष्प दाब है। जब कोई मिला दिया जाएगा उसके बाद विलयन तैयार होगा, विलयन का वाष्प दाब P1 होता है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, वो W1 को विलय मानते हैं जबकि W2 को विलय मानना है। ठीक है, तो W2 क्या है, विलय का भार, और M2 क्या है, विलय का अणुभार है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि W1 क्या है, तो W1 हमारा क्या है, विलायक का भार, और M1 क्या है, विलायक का अणुभार है। ठीक है, ध्यान देंगे, W2 विलय का भार, W1 विलायक का भार, M2 विलय का अणुभार और M1 विलायक का अणुभार। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे अगले टॉपिक पर, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसी पर बेस्ड एक उदाहरण देखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखेंगे हम, और अगर आप NCERT की बुक में देखेंगे तो आपको उदाहरण नंबर 2.6 मिलेगा ये। ओके, उदाहरण नंबर 2.6, और ये सॉल्व्ड है। ठीक है, हल किया हुआ है। मैं इसे आपको हल करके बताता हूँ कि किस प्रकार से ये हल होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, आपकी बुक का ही है। ठीक है, और ये पेज नंबर 49 पे मिलेगा। बाकी ऐसा मत सोचिए हम आपको न्यूमेरिकल नहीं कराएंगे, न्यूमेरिकल भी कराएंगे, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल कराएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन देखिए, लिखा है किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। तो देखो शुद्ध बेंजीन बोल रहा है ना, शुद्ध बेंजीन, तो यहाँ पर एक बात पकड़े मिल जाती है कि बात कर रहा है शुद्ध बेंजीन की, शुद्ध बेंजीन। ओके, शुद्ध बेंजीन मतलब किसकी बात हो रही है, शुद्ध विलायक की बात हो रही है। तो शुद्ध विलायक यानी कि P10। ओके, तो P10 हमारा कितना दिया है, 0.850 दिया ना, 0.850 शायद दिया है। ओके, तो 0.850, और बार इसका यूनिट होता है, पास्कल भी यूनिट होता है दाब का, लेकिन पास्कल एक बड़ा मात्रक है और जो बार है वो एक छोटा मात्रक है। हम यहाँ छोटे स्तर की बात करते हैं इसलिए बार लिखेंगे। ओके, इसके बाद में लिखा है कि 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनअपघट ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। ठीक है, तो 0.5 ग्राम ये एक विलेय उसमें मिलाया जाता है। ठीक है, उसका ही भार दिया है। तो विलेय का भार, ठीक है, हम देखेंगे विलेय का भार कितना दिया है।
विलेय का भार, ओके, विलेय का भार। तो विलेय का भार किससे लिखा जाता है? विलेय का भार W2 से लिखा जाता है। W2 बराबर कितना दिया है? 0.5 ग्राम। कितना दिया है? 0.5 ग्राम, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। तो लिखा है कि 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया। तो बेंजीन में घोला गया है तो बेंजीन का भार दिया है। अब बेंजीन का भार यानी विलायक का भार, विलायक का भार किससे लिखते हैं? W1 से, ठीक है। बेंजीन का भार, ठीक है, और इसको किससे लिखेंगे? W1 से, बराबर कितने के हो जाएगा? 39 ग्राम, ठीक। नेक्स्ट क्या बात कर रहा है? घोला गया प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है, ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो है जो विलयन प्राप्त होता है उस विलयन का वाष्प दाब कितना है? विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, वही वाष्प दाब शॉर्टकट में लिख देता हूँ। तो विलयन के वाष्प दाब को किससे लिखते हैं? देखिए P1 से। तो P1 बराबर कितना दिया है? 0.845 बार, ठीक है। ये चीज़ें आपको दी गई हैं पहले से ही। अब ये सवाल में इतनी चीज़ें दी थी और हमें निकालना क्या है? क्या निकालना हमको? विलेय का मोलर द्रव्यमान शायद निकालना है, ठोस का मोलर द्रव्यमान, यानी ठोस जो हमने मिलाया है उसी को विलेय कहते हैं, ठीक है। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान, ठीक है, विलेय का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है अणुभार। तो विलेय के अणुभार को किससे लिखते हैं? M2 से। तो मोलर द्रव्यमान, ठीक है, बोलो चाहे अणुभार बोलो, ब्रैकेट में मैं अणुभार लिख देता हूँ, चीज़ें समझ में आ सकें, ठीक है। अणुभार, अणुभार को किससे लिखते हैं? M2 से। तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? M2 बराबर कितना दिया है? हमें ये ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन को अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ें हमें पहले से पता थी। देखिए इतना स्लो पढ़ाने का मतलब ये है कि आप लोग ये समझ सकें कि हमें एग्ज़ाम में क्या क्या दिया होगा, मतलब पेपर में क्या क्या दिया है और क्या क्या हमें निकालना है। बहुत बच्चे हैं जो क्वेश्चन में यही नहीं जान पाते क्या दिया है क्या निकालना है। तो उसके लिए ये ना इसे याद कीजिए, ठीक है, कि किसको किससे प्रदर्शित करते हैं, फिर भी तभी आप समझ पाएंगे। इसीलिए हम इतना स्लो पढ़ा रहे हैं, इतना समझा के पढ़ा रहे हैं कि आप समझ सकें क्या दिया है क्या निकालना है, ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको लगाने, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे हल यानी सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप देखिए कि हमारे पास क्या क्या दिया है। तो हमारे पास दो चीज़ें दी हैं। सबसे पहले तो आपको दिया है ये फार्मूला, ठीक है। तो चलिए फार्मूले को हम लगाते हैं। फार्मूला है P10 माइनस P1। तो P10 की जगह क्या लिखेंगे? P10 की जगह हम पुट करेंगे वैल्यू P10 की, जो कि कितनी है? 0.850 है, ठीक है, माइनस P1 0.845 है, ओके। अपॉन में क्या लिखेंगे? P10 यानी फिर से 0.850, ओके। इसके बाद में हम चलेंगे तो मिला है M1 की बात करें। M1 कितना है? विलायक का M1 देखो कितना है। M1 तो हमें दिया ही नहीं है, तो हमने शायद लिखा नहीं है। M1 जो है विलायक का भार, बेंजीन का भार, ये W1 नहीं है। हाँ ये तो W1 ही है। अरे हाँ वो 78 दिया है, ठीक है। और जो M1 है वो विलायक है, और विलायक मतलब होता है बेंजीन, ठीक है। विलायक मतलब बेंजीन, यहाँ पर विलायक है। तो बेंजीन का जो है निकालेंगे मोलर द्रव्यमान, यानी कि बेंजीन का अणुभार। तो बेंजीन का अणुभार आप निकाल लीजिए चाहें, वैसे तो दिया है 78 बट निकाल लीजिए। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, ठीक है। तो कार्बन का अणुभार कितना होता है? 6 दूनी 12, तो 12 छंग 72 हो जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन का एक ही होता है, तो 6 और जोड़ दो तो कितना आ गया? 78। तो बेंजीन का जो मोलर द्रव्यमान होगा वो 78 होगा। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हम यहाँ M1 की जगह क्या लिखेंगे? 78 लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ M1 की जगह लिख देता हूँ 78, ओके, इंटू
फिर नेक्स्ट देखेंगे तो हमारे पास क्या है, W2। W2 क्या है, विलेय का भार, और विलेय का भार कितना दिया है 0.5 ग्राम। फिर नीचे लिखा है M2, और M2 का भार कितना दिया है, M2 मतलब होता है मोलर द्रव्यमान, यानी कि विलेय का अणुभार। तो विलेय हमारा क्या है, कोई भी आवाष्पशील पदार्थ मिलाया जा रहा है, ठीक है, और उस आवाष्पशील पदार्थ का हमें मोलर द्रव्यमान क्या करना है, ज्ञात करना है। M2 हमको ज्ञात करना है। M2 को मैं रेड से लिख देता हूँ क्योंकि वो आपको हाईलाइटेड करना है, वो आपको ज्ञात करना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास है इसके बाद में W1, और W1 हमने देख रखा है कितना है, W1 ये 39, ठीक है, 39 हो गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें माइनस करेंगे। देखिए 0 में से अगर 5 घटा दें तो 5 बचता है, और अगर 4 में से 4 चला जाए 0 बचेगा, और 8 में से 8 चला जाए जब भी 0 बचेगा। अपॉन में है 0.850। यहाँ से देखेंगे कि अगर हम इसका मल्टीप्लाई करवाएं तो 5 अट्ठे 40, वैसे एक काम करते हैं 78 गुणे 5 ही रखते हैं, अपॉन में M2 गुणे 39। अभी एक काम होगा, देखना कुछ तो निकलेगा इसमें से, पॉइंट से पॉइंट हट गया, ठीक है, बचेगा आपके पास ऊपर 5, नीचे बचेगा 850 बराबर 78 गुणे 0.5 अपॉन में M2 इंटू 39, ठीक है। यहाँ इसको हम काट लेंगे, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, ठीक है, और ये कटेगा 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन चाहें तो करवा लें, अच्छा ही रहेगा। 5 अट्ठे 40, 40 का 0 हासिल लगे 4, 5 सत्ते 35, 35 4 37, नहीं 35 4 39, ठीक है। 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल लगे 4, 5 सत्ते 35, और 35 में 4 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा, और पॉइंट जो है पीछे से एक अंक के बाद लगेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे 39.0 यानी 39 की ही बात हो रही है, तो एक काम करें, ये पॉइंट 0 मिटा दें, ठीक। अब आप क्या करेंगे, 39 एकम 39, 39 एकम 39। तो यहाँ से देखें तो हमारे पास कुछ चीज़ बच जाती है। क्या बच जाता है, हमारे पास बच जाता है ऊपर 1 नीचे 170 बराबर, यहाँ पर बचता है 1 और नीचे बचता है M2, ठीक है। अब आप एक काम करें, या तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें या इसे पलट लें। वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई बेस्ट रहेगा, पलटना भी बेस्ट रहता है। तो इसका 170 का 1 से गुणा होगा, M2 का 1 से होगा, तो M2 का 1 से कराएंगे तो M2 वापस आएगा, 170 का 1 से कराएंगे तो 170 वापस आ जाएगा। ये जो आया ये आपका मोलर द्रव्यमान आ गया, किसका, जो आवाष्पशील पदार्थ मिलाया गया है उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान आ गया। यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो मैं आपको अब नेक्स्ट टॉपिक पर ले चलता हूँ, जो कि हमारा टॉपिक है दूसरा वाला, क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। चलिए इस टॉपिक को आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। अभी तक बस सुबह सुबह उठे हैं तो काफ़ी ज़्यादा गले में खराश है। 4:30 बजे क्लास ले रहा हूँ, अब मैं रोज़ ही 4:30 बजे क्लास लूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वथनांक का उन्नयन, आप पहले यह समझ लीजिए कि क्वथनांक क्या होता है। उन्नयन तो समझते ही हैं कि उसका ऊंचाई, ठीक है, लेकिन क्वथनांक कौन सी वाला है। देखो मेरे पास एक पात्र है, वो पूरी तरह पानी से भरा हुआ है, ठीक है, पूरी तरह पानी से भरा हुआ है। इसको हम अगर गर्म करें, नीचे से बर्नर लगा करके बढ़िया से गर्म करें, ठीक है, तो ये तब तक नहीं उबलता है जब तक कि इसका
दाब, कौन सा, वाष्प दाब, जब तक कि इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर ना हो जाए। ठीक है, ये तब उबलना स्टार्ट करता है जब इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब जो लगता है 1.013 बार लगता है प्रत्येक पृष्ठ की सतह पर, तो इसके पृष्ठ की सतह पर भी इतना ही दाब लगता है। तो जब इसका वाष्प दाब इतना हो जाता है, ठीक है, तो जल उबलने लगता है और शुद्ध जल का वाष्प दाब इतना ही होता है। तो ये इतने ही बार पर, इतने बार मतलब बार प्रेशर पर ये उबलने लगता है। तो बात करेंगे इतना बार प्रेशर इसको मिलता कितने टेम्परेचर पे है, तो जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर इसको इतना ही प्रेशर मिलता है जिसकी वजह से ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलता है। ठीक है, तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि जो शुद्ध जल है हमारा वो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होने लगता है, उबलने लगता है। ठीक है, और इसको अगर हम केल्विन में प्रदर्शित करें तो 373.15 केल्विन होता है। कितना होता है, 373। इसी को अगर केल्विन में लिखेंगे तो 373.15 यानी कि 15 केल्विन। ठीक है, 15 नहीं पढ़ते, 373.15 केल्विन। तो इतने केल्विन पर कोई भी जो हमारा द्रव है, मतलब कोई भी द्रव नहीं, जल, हमारा जो जल है वो 373.15 केल्विन पर क्या होने लगता है, उबलने लगता है। ठीक है, तो शुद्ध इसका जो जितने पे ये उबल रहा है, कितने उबल रहा है, 373.15 केल्विन पर। तो ये इसका क्या होता है, क्वथनांक। ठीक है, कोई भी लिक्विड पदार्थ है, कोई भी द्रव पदार्थ है, वो जितने ताप पर उबलने लगता है उसी ताप को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक। आया समझ में। तो ये है पानी। पानी 100 पर उबलता है, यानी कि केल्विन की बात करें तो 373.15 केल्विन पर क्या होने लगता है, उबलने लगता है, जिसकी वजह से हम इसे या फिर इसे पानी का क्वथनांक कह सकते हैं। तो ये है क्वथनांक। आया समझ में। अब बात करते हैं कि उस पानी की जिसमें मिला दी गई थोड़ी सी चीनी। ठीक, अब इसमें थोड़ी सी क्या मिली हुई है, इसमें थोड़ी सी चीनी भी मिली हुई है। तो अब थोड़ा दिक्कत करेगा ये, इसमें थोड़ी सी चीनी भी मिला दी हमने। ठीक है, 2 कलर का दिख रहा होगा आपको, काला नीला। नीला वाला पानी काला और लाल। ठीक है, तो काला वाला हमारा जो है आवाष्पशील पदार्थ है और लाल वाला हमारा जल है। तो क्या है कि हमने क्या किया, इसको, इसमें जल में थोड़ी सी मिला दी चीनी। अब हम इसको अगर गर्म करेंगे तो अब मैंने बताया अधिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। आपको वाष्प दाब में समझाया था, अब ज़्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा, यानी अब ज़्यादा टेम्परेचर की। अब टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा, आ रहा है, अब ज़्यादा देर में उबलेगा ना वो। तो अब मान लो कि वो उबलता है 1.015 बार पर। ठीक, तो ये जो 0.002 बार की जो वृद्धि है, ठीक है, इस वृद्धि को हम लोग क्या कहेंगे, ये तो वाष्प दाब की वृद्धि हो गई, मैं बात करता हूँ केल्विन की। ठीक है, अब मान लो कि उबल रहा है ये 373.17 केल्विन पर। पहले 15 केल्विन पे उबल रहा था, अब उबल रहा है 17 केल्विन पर। तो ये जो 0.02 केल्विन की जो वृद्धि हो रही है, इस वृद्धि को हम लोग कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। आया समझ में। क्वथनांक का ऊपर जाना ही कहलाता है क्वथनांक का उन्नयन। ठीक, तो जो शुद्ध विलायक होता है उसको हम प्रदर्शित करते हैं, शुद्ध विलायक को। शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक होता है उसे TB0 से प्रदर्शित करते हैं, और जो बनने के बाद जो विलयन का क्वथनांक होता है उसे TB से प्रदर्शित करते हैं, और इसमें एक मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है जिसे KB से प्रदर्शित करते हैं। ये होता कैसे है, दरअसल जो हमारा डेल्टा TB होता है, क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है, ध्यान देना, क्वथनांक के उन्नयन को हम लोग डेल्टा TB से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, डेल्टा TB। तो जो हमारा डेल्टा TB है ये हमारा दरअसल अनुक्रमानुपाती होता है मोललता के, मोलैलिटी के। ठीक है, मोलैरिटी अलग होता है, मोलैलिटी अलग होता है। तो ये मोलैलिटी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, जिसकी वजह से जब ये अनुक्रमानुपाती का निशान हटता है तो एक नियतांक बढ़ जाता है KB, जिसे हम कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, और साथ में M।
और ये जो मूललता है इसी के बेस पर ये ऊपर वाला बड़ा वाला फार्मूला बना है, ठीक है। ये तो जानते हैं डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो हम लिखेंगे शुद्ध विलायक का उसका विलयन का क्वथनांक, क्या लिखेंगे, विलयन का क्वथनांक, और उसके बाद में माइनस कर देंगे शुद्ध विलायक का क्वथनांक, ठीक है। क्योंकि विलयन का क्वथनांक ज़्यादा होता है, हम ज़्यादा में से कम वाले को घटाते हैं, विलयन का क्वथनांक ज़्यादा होता है, ठीक है, और शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम होता है। विलयन का क्वथनांक हमेशा ज़्यादा होगा और शुद्ध विलायक का क्वथनांक हमेशा कम होगा, जिसकी वजह से हम विलयन के क्वथनांक में से अगर विलयन के क्वथनांक में से अगर शुद्ध विलायक का क्वथनांक घटा दें तो हमें जो प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन, ठीक। ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर जब मोललता का फार्मूला रख देते हैं तो हमारा आ जाता है डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू 1000 आता है, क्योंकि मोललता में नीचे आपका होता है केजी में, ठीक है, द्रव्यमान किस में होता है, केजी में। तो जब केजी को हम ग्राम में करते हैं तो 1000 से भाग करते हैं, वही 1000 ऊपर चला जाता है। डेरिवेशन मैं नहीं समझाऊंगा, आपको समझ आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा के बी इंटू 1000 इंटू W2 बटे M2 इंटू W1, ठीक है। ये हमारा हो गया आपका फार्मूला। ये 3 फार्मूलेस में है, ये भी होता है डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू मोललता यानी कि M, ठीक है। और एक फार्मूला ये भी होता है डेल्टा टी बी बराबर टी बी माइनस टी बी नॉट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इधर की, यानी कि एक न्यूमेरिकल की बात करेंगे। चलिए, न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ठीक है। मैं न्यूमेरिकल को पढ़कर आपको समझाऊंगा पूरी तरीके से। अब हम इसको मिटा देते हैं चाहे तो, लेकिन सारा नहीं मिटाएंगे, कुछ ही मिटाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। चल, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, ये तो वाष्प दाब वाला है, कहाँ गया, ये है, देखो। क्वेश्चन कहता है बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। 1.80 अवाष्पशील विलय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354, देखो बढ़ गया, पहले 353 था, आपके 354 हो जाता है। विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, बेंजीन के केबी का मान दिया है, ठीक है। तो भाई आपको सभी चीज़ें दी गई हैं। देखो, आपको पहली चीज़ दी है टी बी नॉट, ठीक है, जो कि दी है 353.23 केल्विन। दूसरी चीज़ दी है विलय का भार, विलय के भार को हमेशा W2, विलय वालों को 22 से, विलायक वालों को 11 से, ठीक है। तो W2 बराबर 1.80 आ गया, और W1 बराबर 90 ग्राम दिया है, और TB आपको 354.11 दिया है, और KB आपको इतना दिया है। लेकिन हमें अगर डेल्टा TB नहीं निकालना, हमने M2 निकालना। तो M2 बराबर फार्मूला क्या निकलेगा, देखते हैं। देखो M2 बराबर, M2 को हम जब वहाँ ले जाएंगे तो डेल्टा टी बी नीचे आ जाएगा। M2 बराबर हो जाएगा KB गुणे 1000 गुणे W2 बटे में हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा टी बी, और गुणे में हो जाएगा W1। अब हम बात करें कि डेल्टा टी बी तो आ गया हमारे पास, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है डेल्टा टी बी हमारे पास है ही नहीं। तो फिर हम ये फार्मूला लगाएंगे, डेल्टा टी बी बराबर TB, अब TB का मान देखें तो 354 है, माइनस TB नॉट का है 353.23, ठीक है। अब यहाँ से मगर इसे घटा दें तो देखो कितना घटाएंगे, 11 में से 3 गया, ठीक है, 11 में से 3 गया तो 8 बचा, यहाँ बचेगा 10 में से अगर 2 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है, पॉइंट लगा रह देंगे। यहाँ बचेगा 3 में से 3 गया 0, मतलब टोटल 0 बचेगा केवल, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 0.88 केल्विन, ये हमारा गया डेल्टा TB, ओके। इस डेल्टा TB का हम यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले में, चलिए इस वाले फार्मूले में, ठीक है। तो चलिए हम फार्मूला लगाते हैं, हल करते हैं। यहाँ से लिखा है M2 बराबर, तो हो जाएगा M2 बराबर KB का मान दिया है कितना, 2.53 इंटू 1000 इंटू W2 कितना दिया है, देखो 1.80 ग्राम, ठीक है। अपॉन में क्या है डेल्टा TB हमारा निकला है 0.88। फिर देखें कितना है W1, और W1 हमारा कितना दिया है 90 ग्राम। पॉइंट हटाएंगे तो 00 नीचे बढ़ जाएगा, ठीक है। एक 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। यहाँ से 2 अंकों के बाद 10 मिलो, 2 अंकों के बाद 10 मिलो, तो कितना हमारे पास शेष बचा देखेंगे।
M2 बराबर 253 गुणे 10 गुणे 18 बटे 88 गुणे 9, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 चौके 2 चौके, ठीक है, कट गया। फिर काटेंगे हम इसको 5 से, 2 से, 2 पंची 10 और ये कट गया, ठीक है। हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, 5 15 के 5, 5 पचम 25, 25 1 26, 5 दूनी 10, 10 2 12 और क्या बचा हमारे पास 22। हम क्या करेंगे कि 1265 को भाग करेंगे किससे, 22 से। तो 1265 को भाग करेंगे 22 से। 22 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि 126 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो 20 का अगर हम पढ़ें 100 बार तो 20 का पहाड़ा 5 बार पढ़े, 20 पंचे 100 होता है, 20 छक्का 120 होता है, ठीक है। तो 6 टाइम्स अगर हम पढ़ेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12, ज़्यादा हो जाएगा तो 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10, 22 पंचे 110, बचेगा 16, उतार लेंगे, ठीक है। 65 आ गया है, तो लगभग ये जाएगा शायद 7 8 बार, 8 दूनी 16, 8 बार नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, ये 1 बचेगा, यहाँ से 11 बच गया, ठीक है। पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार आया, 57.5। कितना आया, 57.5। तो आपका जो आंसर आएगा M2 बराबर वो आएगा 57.5, ओके। बट इसे आप चाहें तो 58 भी लिख सकते हैं, क्लियर। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 58 ग्राम प्रति मोल, 58 ग्राम प्रति मोल, ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। कोई टेंशन।